हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी नाज क्लासेस में। और आज हम अपने चैप्टर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे पहुँच गए हैं। आपको पता ही हमारा चैप्टर हम जो डिस्कस कर रहे थे वो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एरा है। और अब तक हमने काफ़ी पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर लिया है। अभी 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं और चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा इसके बाद। तो अब जो हमारे सामने पॉइंट आता है, जो टॉपिक है हमारा, वो है चैलेंज टू बाइपोलैरिटी, है ना, कि दो ध्रुवीयता को क्या चुनौती थी। ये जो दो ध्रुव नज़र आ रहे थे, दो अमेरिका और यूएसएसआर, इन जो दो ध्रुव थे, दो बाइपोलैरिटी यहाँ दिख रही थी, इसको क्या चैलेंज आया, क्या किसने चैलेंज दिया और क्या इनके सामने में कठिनाइयाँ आई। तो बेसिकली किसने चैलेंज दिया, या कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम, NAM is the short form of non-alignment movement, offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option, there is not to join any of the alliances। क्या हुआ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था आफ्टर द 1945, वर्ल्ड में आपने देखा कि 2 सुपर पावर्स नज़र आने लगे थे, US एंड USSR। हर सारी कंट्री जो थी वो मतलब कोई US को फॉलो कर रही थी, कोई USSR को फॉलो कर रही थी, यानी कि वर्ल्ड जो था 2 पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा था। नज़र क्या आ रहा था, हो रहा था, क्योंकि अमेरिका था वो अपने अलायंस पे अलायंस बनाया जा रहा था, लोगों को मतलब कंट्रीज़ को मतलब जोड़े जा रहा था, अपनी फ्रेंड सर्कल बढ़ा रहा था। उसी तरीके से USSR भी अपनी बना रहा था, जैसे कि वो अमेरिका आपको नाटो बना रहा है, सीटो बना रहा है, सेंटो बना रहा है ना, और वो फेवर कर रहा है, छोटी छोटी कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा है। तो क्योंकि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ क्या था कि जितनी भी कोलोनाइज्ड कंट्री थी लगभग वो सब अपने आप को फ्री कर रही थी, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, अपने आप को फ्री कर रही थी कि भाई हमें भी आज़ाद होना है, हम भी किसी का रूल हम नहीं मानेंगे, जो हम जहाँ के बाशिंदे हैं ये कंट्री हमारी है। तो इस तरीके से लड़ रहे थे। उसी में से एक हम भी थे, हम इंडियन्स भी थे, और हमने भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 1947 में हमें हमारा इंडिपेंडेंस मिला, है ना। तो हम लोग ये सारी कंट्री एक्चुअली देखो कहाँ की है, सब लगभग एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये सारा मतलब बिल्कुल छोटी कंट्री, पुअर कंट्री है, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है सारी, मतलब ये सारे मतलब हुए। इन लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और इंडिपेंडेंट होके वर्ल्ड के सामने में आए। वर्ल्ड के सामने में आने के बाद मतलब अब समझिए कि छोटी मछली जो है अब बड़ी मछली बड़े तालाब में पहुंच गई है ना। अब यहाँ पे डर भी होता है, खतरा भी होता है, कहीं बड़ी मछली छोटी मछली को खा न जाए, और ये तो प्रकृति का नियम ही है। खैर, हम ये जो थे अब जो हम कंट्रीज से जो डीकोलोनाइज्ड हुए थे, कंट्रीज़ जो बेसिकली अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ थी, अब हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन था। हमने थर्ड ऑप्शन को अपनाया, और वो थर्ड ऑप्शन क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि नॉट टू ज्वाइन एनी द अलायंस, यानी कि हम किसी भी अलायंस को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि NAM क्या है। द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। द रूट ऑफ NAM went back to the friendship between the three leaders, Yugoslavia's Josip Broz Tito, India's Pandit Jawaharlal Nehru and Egypt leader Gamal Abdul Nasser। 3 लीडर्स हैं यहाँ पे, यूगोस्लाविया के, इंडिया के और आपको इजिप्ट के। ये तीनों की एक फ्रेंडशिप हुई, क्योंकि तीनों ही दुख के साथी हैं, तीनों ही कोलोनाइज कंट्री थी, और धीरे धीरे अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट किया, आज़ाद किया, है ना। तो हमें पता है कि गुलामी क्या होती है, और हमसे बेहतर तो गुलामी कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड में हमें जिस तरीके से हमने जितने ईयर फाइट किया, लगभग 200 ईयर्स हमने ब्रिटिशर्स से फाइट किया, और उसके बाद जो हमें आज़ादी मिली वो इस कदर मिली कि आज भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें जब आज़ादी मिली तो हमारा पार्टीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस कदर मतलब दुख भरी दास्तान है हमारे इंडिया की कि जिसको बयान नहीं कर सकते। आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस चीज़ को सुनकर, उस चीज़ को पढ़कर या देखकर, समझकर, है ना। तो आज़ादी की कीमत मेरे ख्याल से इंडियंस से ज़्यादा कोई बेहतर समझ नहीं सकता है इस वर्ल्ड सिनेरियो में।
तो हाँ, इन तीनों जो कंट्रीज़ थे, इनके जो लीडर्स थे, उन लोगों ने एक मीटिंग किया। आपको सबसे फर्स्ट जो मीटिंग की वो 1956 में किया, और इसमें दो कंट्री और थी जो बाद में जुड़ती हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट किया। ये नॉन अलाइनमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था, वो थी दो कंट्री, वो थी इंडोनेशिया, उसके लीडर थे सुकर्णो, और दूसरी थी घाना, जिसके लीडर थे के एम ए कुर्नमान, ठीक है, एनाकुमा उनको नाम बोलते हैं। इन्होंने हमें काफ़ी घाना के एनाकुमा थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो हम जब इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने भी देखा कि भाई इसका जो नॉन अलाइनमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दीज 5 लीडर्स केम टू बी नोन एज द 5 फाउंडर ऑफ नैम। यही जो 5 लीडर जो हैं वो नैम के फाउंडर भी कहलाए। इन्होंने मतलब नैम की स्थापना की। नॉन अलाइनमेंट नाइदर मीन्स आइसोलेशन नॉर आर न्यूट्रलिटी, इट प्ले अ रोल इन इमीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंसेस। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं था कि आप वर्ल्ड से आइसोलेट हो जाओ, बिल्कुल छट जाओ, है ना, या आप किसी एक को मतलब उसके साथ में जुड़ जाओ, है ना। आप वर्ल्ड से छट नहीं रहे हो, बल्कि आपका रोल जो है यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाता है, उन्होंने ये कहा कि जो नैम का रोल होगा वो एक इमीडिएटर का रोल होगा। आपको क्या करना है, जो दो राइवल अलायंसेस होंगी कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, अगर दो अलायंस सामने है या दो कंट्री में विवाद चल रहा है किसी भी मुद्दे को लेके, अगर वो इंटरनेशनली आता है, सामने में प्रॉब्लम सामने में आती है, तो नैम जो है वो वहाँ पे जाके उनके बीच में मध्यस्थता का यानी कि मीडिएटिंग का काम करेगी। NAM is based on a resolve to a democratized international system to redress a existing inequality that poor and very small countries need not to follow any of the big powers. Instead, they can pursue the independent foreign policy. NAM का बेस्ड क्या था कि वो इंटरनेशनल सिस्टम में को डेमोक्राइज करना चाहती थी, पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को लाना चाहती थी। आपको पता ही है कि इंडिया डेमोक्रेसी, वर्ल्ड का नंबर 1 डेमोक्रेसी हमारी इंडिया में है ना। सबसे बड़ा प्रजातंत्र जो है हमारी इंडिया में है, और बहुत ही बेहतर है। शायद ऐसा प्रजातंत्र वर्ल्ड के किसी भी, बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारी क्या, लगभग सारी कंट्रीज़ जो है वो आपको डेमोक्रेसी पे चलती है, बट जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो नंबर 1 है ना। तो ये था कि पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को डेमोक्राइज किया जाए। यहाँ पे जितने भी पुअर और स्मॉल कंट्रीज़ है उसको ये फोर्स ना किया जाए कि वो किसी बिग पावर के को फॉलो करे, है ना, बल्कि वो इंडिपेंडेंट हो अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके, है ना। उसका अपना फॉरेन पॉलिसी हो, उसका अपना सब कुछ हो, उसका अपना एक डिसीज़न हो, मतलब उसका अस्तित्व वर्ल्ड में। अगर वो कोई छोटी सी कंट्री है मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से या आपको पॉपुलेशन के हिसाब से या रिसोर्सेज के हिसाब, तो उसका अपना डिसीज़न है। जैसे आज हम देखते हैं, कह सकते हैं कि भूटान बहुत छोटा सा कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन भी बहुत छोटी है, लेकिन वो बिल्कुल फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री है ना। तो इसकी क्यों है, क्योंकि नैम आया। नैम ने हर छोटी कंट्री को, हर जो पुअर कंट्री थी उनको क्या किया, उन्होंने एक सपोर्ट किया कि ठीक है, हम आपके साथ में हैं, हमें किसी बिग पावर की ज़रूरत नहीं है अपने आप को स्टैंड करने के लिए, हम इंडिपेंडेंटली अपने आप को खड़ा कर सकते हैं वर्ल्ड में, और हमारी अपनी अपनी पॉलिसीज़ होगी, हम अपने क्या कहते हैं, अपनी विचारधारा पर हम चलेंगे, है ना, अपने मायनों पर हम चलेंगे। इसको कहने का दीज कोर वैल्यूज मेक्स द नैम अ रिविलेंट even in today's scenario, as it has stood address the circumstances and has been serve an important pursuit the protecting the instead the third world countries. देखिए बेटा, जो नैम का जो कोर वैल्यू जो अभी हमने पढ़ा, क्या था कोर वैल्यू, तो ये जो कोर वैल्यू है ये आज के सिनेरियो में भी परफेक्ट बैठता है, ठीक है ना। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आज का वर्ल्ड है, जो हमारा इस टाइम जो वर्ल्ड का सिचुएशन है, आप लोगों से छुपा नहीं है,
आज भी हम देखते हैं कि ठीक उसी तरीके से यूएस है, हाँ यूएसएसआर की जगह जो है अब चाइना ने ले लिया है। ये चाइना और यूएस जो है अपनी अपनी मतलब टू सुपर पावर्स के रूप में अपने आप को दिखा रहे हैं, बाकी अदर कंट्रीज़ भी फाइट कर रही है। तो यहाँ पे नैम की बहुत ज़रूरत है कि नैम का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसके विचार थे नैम के, उसको हर कंट्री को फॉलो करना चाहिए ताकि वर्ल्ड में एक पीस रहे और हर कंट्री डेवलप कर सके, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और आता है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। The challenge for the newly decolonized country was to become more developed economically and to lift their people out of poverty. The idea of a new international economic order, NEO, originate with this realization. चैलेंज क्या था कि बेटा डीकोलोनाइज जो कंट्रीज़ जो हम लोग डीकोलोनाइज हुए, न्यू हुए, है ना, तो हमें डेवलप करना था, हमें हमारी इकोनॉमी, हमारे पॉलिटिकल, हमारी सोसाइटी, इन सबको डेवलप करना था। आपने देखा जैसे इंडिया जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, कि मतलब सही तरीके से हमारे पास लैंड भी नहीं था। हमने बहुत मतलब जद्दोजहद करके और तब जाके जो आज हमारा जो इंडिया का मैप कह सकते हो, या जो हमारा इंडिया का डीमार्केटाइजेशन हुआ है, बड़ी मुश्किल से हुआ है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत हाथ रहा कि उन्होंने प्रिंसली स्टेट के साथ बहुत अच्छे से इंडियन यूनियन में सबको मर्ज किया और तब जाके हमारा इंडियन यूनियन बना, है ना। और जिस समय जब हम आज़ाद हुए तो हमारा देश पूरी तरीके से गरीब था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, हमें सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना था। और हैट्स ऑफ द आवर लीडर्स, जो हम अपने लीडर्स को सल्यूट करना चाहिए उस टाइम के, जिन्होंने हम मतलब हमारी कंट्री को आज यहाँ तक मतलब पहुँचाया, है ना। काफ़ी डेवलपमेंट की हमने, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोई 70 या 72 ईयर्स में हमने कोई डेवलपमेंट नहीं की है। ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते चले जाओगे और इंडियाज़ की पॉलिसीज़, इंडिया के वर्क, जो उस टाइम के लीडर्स से उन्होंने कैसे वर्क किया और किस तरीके से इंडिया ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया वर्ल्ड में, तो आपको ज़्यादा चीज़ें और क्लैरिटी हो जाएगी, है ना। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ कहा गया कि जो भी आपको जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड होने की कोशिश कर रही है, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, इकोनॉमिकली डेवलप करना। तो ये कहाँ से आएगा, ये एक मतलब ऑर्डर हुआ और इन्होंने आइडिया क्या दिया, वर्ल्ड में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का आइडिया दिया। इससे क्या होता है, इससे जो पीपल है वो पॉवर्टी लाइन से, जो गरीब हैं उनको मतलब अवसर दिया जाता कि भाई आप मतलब काम करिए, उनको वर्क मिलता, क्योंकि जब तक वर्क नहीं मिलेगा तो फिर इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी, है ना। इसके लिए इस फेज़ में यहाँ पे जो हेल्प किया वो यूएन ने किया, है ना। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड द डेवलपमेंट, UNCTAD, है ना। हाँ, तो मैंने कहा कि वर्ल्ड के साथ जो है वो आपको कदम से कदम मिलाने के लिए आपको उस जो ट्रेड चल रहा होता है, जो ट्रेंड चल रहा होता है, हमको उसको अडॉप्ट करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। The nature of non-alignment changed to give a greater importance to economic issue. As a result, NAM became an economic pressure group. यहाँ पे क्या आ रहा है सामने कि नॉन अलाइनमेंट जो था, नैम जो था, उसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था इकोनॉमिक इशू पे भी, है ना। और उसका एक वर्ल्ड के रूप में, वर्ल्ड में जो इसका एक फिगर बन के आया नैम का, इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप के रूप में आया। देखो जैसे जिस तरीके से जैसे आपने पीछे पढ़ा कि क्या था कि बहुत सारी ट्रीटी जो है वो साइन हो रही थी, LTBT साइन हो रहा था, NPT हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो किसके बीच में हो रही थी, वो टू सुपर पावर के बीच में हो रही थी। उन लोगों ने अपने अपने वेपन्स बना लिए, अपने अपने हथियार बना लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, टेस्टिंग बना लिया, उन्होंने सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया। और जब यूज़ कर लिया, उनके पास सब कुछ हो गया, तो उन्होंने बैन लगा दिया कि भैया अब कोई नहीं कर सकता, बहुत हो गया, ऐसे पॉल्यूशन का हार्स हो रहा है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो रही है, दिस एंड दैट। तो यहाँ पे नैम जो थी वो खड़ी हुई। नैम ने ये मतलब कहा कि भैया आप
आपने तो सब कुछ मतलब कर लिया, और जब हमारा टाइम आया तो हमारे टाइम में क्या हो गया कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, तो हम कब डेवलप करेंगे, है ना। तो इस तरीके से मतलब जो नैम ग्रुप था वो उन सॉरी वो जो छोटी इस कंट्री थी जो अपने आप को डेवलप कर रही थी, उसके साथ नैम खड़ा हुआ कि भाई जब डेवलपिंग कंट्री ने आपने अपने आप को डेवलप कर लिया तो हमें भी पूरा राइट है कि हम अपने आप को डेवलप करें, और उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे, इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप के तौर पे नैम जो है वो सामने में आता है। अब देखते हैं बेटा कि इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, इट इज़ अ लास्ट टॉपिक। इंडिया जो है वो कोल्ड वॉर में किस कैसे देखता है, क्या रिलेशन रहा कोल्ड वॉर के साथ इंडिया का। इंडिया फॉलोड अ टू वे पॉलिसी रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर। It did not join any the alliances and raised voice against the newly decolonized country becoming part of these alliances. कोल्ड वॉर में इंडिया जो है उसका अपना बिल्कुल बहुत क्लियर नज़रिया था, ठीक है। कोल्ड वॉर के दौरान में उसने दो पॉलिसी को अपनाया था इंडिया ने बेसिकली, और वो दो पॉलिसी क्या थी कि वो किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा, वो ना तो यूएस को ज्वाइन करेगा और ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करेगा। हाँ, वो वर्ल्ड में ज़रूर रहेगा, जहाँ उसे लगेगा कि यूएसएसआर रॉन्ग है तो देन वो अपोज करेगा कि हाँ यूएसएसआर रॉन्ग है, जहाँ लगेगा कि यूएस रॉन्ग है तो वो यूएस के खिलाफ खड़ा होगा, अगेंस्ट खड़ा होगा। दूसरा जो उसने काम किया था, इंडिया का जो काम था वो था राइज्ड अ वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज, जो जितनी भी न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्री थी जो कभी ना कभी किसी अलायंस के पार्ट रहे हैं और वो अपने आप को डिकोलोनाइज्ड कर रही थी, तो उसका वो सपोर्ट करती थी। इंडिया जो है वो उसका सपोर्ट करती थी, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज नॉट फीलिंग अवे बट वॉज द फेवर ऑफ एक्टिविटली द intervening in world affair of soft and cold war rivalries. इंडिया की जो ये पॉलिसी थी वो किसी वॉर के लिए नहीं थी, बट ये फेवर करती थी किसके लिए, सॉफ्ट एंड कोल्ड वॉर राइवलरीज के लिए, है ना। मतलब अगर ऐसा देखा जाए, ऐसा बहुत भी सिचुएशन ऐसी आई है, जैसे ब्रिटेन ने इजिप्ट पे हमला किया तो इंडिया ने उसका बहुत मतलब क्रिटिक्स किया कि ये गलत था, अगेंस्ट उसके गए। लेकिन जब यूएसएसआर ने हंगरी पर किया तो इंडिया ने कुछ बोला ही नहीं। तो इस मतलब एक क्या था कि आप किसी के खिलाफ अगर आप बोल रहे हो तो आपके और उसके बीच में भी एक कोल्ड वॉर तो स्टार्ट हो ही जाती है। तो शुरुआत से ही जैसे ही नैम बना था तो ऐसे ही इंडिया जो है उसने यूएस को सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि यूएस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था मतलब हर कंट्री को। तो यूएस के साथ हमारे इंडिया के संबंध अच्छे ही नहीं थे उस शुरुआती दौर में। हाँ, यूएसएसआर के साथ ज़रूर मतलब फ्रेंडशिप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक गुड रिलेशन रहा था। तो इस तरीके से था। तो एक हम देख सकते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में एक सॉफ्ट कोल्ड वॉर तो चलता ही रहता था। तो ये एक वो तो जाहिर सी बात है कि जन्म लेगा। आप किसी बच्चे से या किसी फ्रेंड से, किसी क्लासमेट से बोलोगे कि आप मेरा काम कर दो, अगर वो आपका काम नहीं करता है तो एक मन में करवाहट सी रहती है ना कि यार मेरा काम नहीं किया था, है ना। फिर ये कि चल कोई बात नहीं, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन मन में एक करवाहट सी रह जाती है। तो सेम सिचुएशन थी, इसी को सॉफ्ट कोल्ड वॉर कहते हैं हम। The non-alignment gave India the power to take international decision and to balance one superpower against the other. Non-alignment ने इंडिया को वो पावर दिया कि वो इंटरनेशनल डिसीजंस में क्या करे, जो सुपर पावर्स थे उसके अगेंस्ट मतलब वो बैलेंसिंग करे, दोनों जो सुपर पावर है उसको वो बैलेंस करे, है ना। जैसे कि आपने देखा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में या कोरियन जो हुआ था, अटैक हुआ था, उसमें सब जगह जो थी वो नैम जो है यानी वहाँ पहुँची है। नैम पहुँची यानी कि इंडिया पहुँचा। इंडिया क्यों पहुँचा? बिकॉज इंडिया इज़ द फाउंडर कंट्री ऑफ नैम। तो नैम वहाँ पहुँच रही है, क्यों पहुँची? जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में प्रॉपर उन्होंने इमीडिएटर का काम किया अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, और जाके वो जो राइवलरी है उसको वहाँ
पे रोका गया, वहाँ पे अथक प्रयास जो है वो नैम का ही था कि क्यूबन जो मिसाइल क्राइसिस था वो टला नहीं तो वर्ल्ड वार होने की संभावना फिर से बन जाती। ठीक है, तो नैम ने ही इंडिया को वो पावर दिया कि इंडिया वो डिसीजन ले सके और वो सुपर पावर्स में बैलेंसिंग कर सके या उसके मतलब वो कुछ बोल सके। ठीक है, India policy of NAM was criticized on a number of counts, but still it has become both as an international movement and core of India's foreign policy. इंडिया की जो पॉलिसी है, जो नैम है, वो काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुई है। वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जैसे ब्रिटेन ने जब इजिप्ट पे मतलब थोड़ा इजिप्ट को डोमिनेट करने की कोशिश की या उसको वो डिकोलोनाइज नहीं कर रहा था, तो उस टाइम में इंडिया ने मतलब ब्रिटेन का काफ़ी क्रिटिक्स किया, उसके लिए फ़ाइट किया इजिप्ट के लिए। लेकिन सेम प्रोसेस जब यूएसएसआर ने हंगरी के साथ किया तो वहाँ पर इंडिया ने मतलब नैम ने कुछ बोला ही नहीं। तो एक तरीके से लोग यही बोलते थे कि आप ब्रिटेन के साथ अपनी पुरानी राइवलरी निभा रहे हो, आपने यूएसएसआर के खिलाफ क्यों नहीं बोला। तो यहाँ पे काफ़ी नंबर ऑफ क्रिटिक्स हुए। अब क्रिटिक्स ये भी है, देखो 61 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 61-62 में हुआ, आपको है ना, काफ़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे मतलब मशगूल हो गए, वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यानी यूएस और यूएसएसआर के बीच में इमीडिएटर का काम करते रह गए। और यहाँ चाइना ने 1962 पर हमारे यहाँ हमला कर दिया, पीठ पे चूड़ा घोंप दिया हमारे। तो काफ़ी नेहरू जी की भी क्रिटिक्स हुई कि आप बाहर के मसलों को सुलझा रहे हैं, अपने देश का मसला है, अपने घर का मसला है, तो आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके से काफ़ी क्रिटिक्स भी हुई उनकी, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि ये सारा कुछ होने के बावजूद भी जो इंटरनेशनल जितनी भी मूवमेंट हुई है उसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो अब काफ़ी सराहनीय है, उनका काम काफ़ी सराहनीय है और आज भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस है इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ का, जिसके तहत हम शायद आज बहुत डेवलप भी कर चुके हैं, है ना। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर के लास्ट में आपने देखा है कि आपको बहुत सारे जो मैंने पढ़ाया था आपको, जो आपकी ट्रीटी वगैरह है उसके बारे में बताया गया है कि एलटीबीटी, एनपीटी और एबीएमटी, ये सारी ट्रीटी कौन सी है। तो इन सारी ट्रीटीज़ को एक बार ज़रूर आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, कंसल्ट कर लीजिएगा। ये 1 मार्क्स में आते हैं या शॉर्ट फॉर्म आते हैं या ये कब कहाँ किन के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, है ना, इस ट्रीटी बनाने का क्या मोटो था, ये सारी चीज़ें आती है। तो हमने बेसिकली अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक कि कोई टॉपिक रह नहीं गया है। इफ़ एनी अगर मेरे समझाने के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, नहीं समझ में आया हो, कोई चीज़ें क्लैरिटी नहीं हो कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि डाउनलोड सेक्शन में आपके नोट्स कम्प्लीटली वहाँ पे रेडी हैं। ठीक है, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी है। इफ़ एनी प्रॉब्लम आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो नेक्स्ट मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूँगी वो बुक 2 का होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।